अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिल्लत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तब्रेज़ कासमी और हमारे साथ है हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन जनाब ई अबू बकर साहब। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुहताज तारुफ नहीं है, इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे मशहूर मुनज़्ज़म तंजीम में उसे शुमार किया जाता है। उसके कामयाब और मुनज़्ज़म होने की दलील यही है कि वो फिरका परस्त जमातों और ताकतों के निशाने पर है। उससे बार बार उस पर बैन लगाने की बात की जाती है। 2 महीना कबल भी ये इत्तला आई थी कि वजारत दाखिला के पास मुकम्मल ड्राफ्ट तैयार है, उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है, लेकिन बर वक्त पीएफआई ने बेदारी मुहिम चलाई और ये खतरा टल गया। लेकिन इस वक्त फिर झारखंड में उस पर पाबंदी लगा दी गई है। बहरहाल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है, अवाम इसे जानना भी चाहती है, क्या काम कर रही है और लोग इसके बारे में मुतमन्नी है। तो आज हमारे साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के चेयरमैन जनाब ई अबू बकर साहब मौजूद हैं। आपका खैर मकदम है मिल्लत टाइम्स में। आप हमारे नाजरीन को सबसे पहले ये बताएं कि पीएफआई है क्या, कब उसका कयाम हुआ और क्या उसका एजेंडा है। 25 साल पहले कैलकट में शुरू किया हुआ तो पहला ये एनडीएफ का नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, बाद में 3 रियासतों का, कर्नाटक का केएफडी, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, तमिलनाडु का एमएनपी, महिला नीति पास रही, ये तीनों और एनडीएफ जोड़कर पॉपुलर फ्रंट 2005 में शुरू किया है। और पॉपुलर फ्रंट 2005 में शुरू किया है, लेकिन उसका डिक्लेरेशन 2006 में शुरू किया है। इसका डिक्लेरेशन 2007 में बेंगलुरु का एक एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस था, उसमें उनको डिक्लेयर किया है। और उसके ये किया है, हम तो इस मुल्क में मुसलमान बहुत पसमानदा है और सच्चा कमेटी ने कहा ये दलितों के पीछे है, ऐसा बहुत है। लेकिन इसके लिए हम तो अभी तक हम तो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, ये गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है, वो ऐसा नहीं किया है। ये नहीं, हम तो क्या करना था वो किया है या नहीं किया है, ये भी हम तो सोचना है। और इसमें हमको देख सकते हैं गवर्नमेंट का नाकाम है और कम्युनिटी लीडर्स का भी है और हमारा भी है। और इसके मुताबिक हम तो ये मुस्लिम कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए हमारा तंजीम शुरू किया है। उसी वक्त क्या है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन कौन है, क्या है, ये भी हम तो सोच रहे हैं। ये हम तो हर आदमी को देख सकते हैं, हर भाषण को देख सकते हैं क्या ये फाशिज्म है। फाशिज्म क्या है, कौन है इसका, ये भी हम सोचकर आरएसएस का फाशिज्म है, हिंदुत्व फाशिज्म है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हम चीज है और बहुत बड़ा दुश्मन, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन हिंदुत्व फाशिज्म है। इसके खिलाफ हम तो शुरुआत से भी हम तो इसके खिलाफ क्या बेदारी दिया है। हमने कहा ये फाशिज्म आने वाले हैं, ये फाशिज्म ये डेमोक्रेसी का छोटा सा होल्ड से अंदर आ जाएगा फाशिज्म। और उस वक्त हम तो और ये लोग पूरे हिंदुस्तान को तबाह करेंगे। और ये हम तो पहले से ही ये हम तो बोला था और कहा था लोगों के बेदारी देने के लिए। और उस वक्त हमारे दूसरे दीगर तंजीमों और पार्टियां ऐसा कहा। तंजीम पहले से बहुत सारी है जो उनका यही मिशन है कि हम मुसलमानों की मफाद के लिए काम कर रहे हैं, उनको सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, कई महाज पर ताकतवर बनाने के लिए। तो फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के क़याम की क्या जरूरत पेश आई? आपको ऐसा लग रहा था कि वो तंजीम अपने मिशन में नाकाम है और आप एक नए अंदाज से काम करना चाहते हैं? एक्चुअली ये टोटल एम्पावरमेंट के लिए किसी तंजीम नहीं था हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान को
पूरे हिंदुस्तान में फैलाया हुआ, पूरे हिंदुस्तान में हमारा नजर में रखकर काम करने वाला तंजीम कोई नहीं। और मुसलमानों का तकवीयत के साथ साथ दीगर पसमानदा लोगों के साथ भी जोड़कर काम करने वाला तंजीम नहीं था। दलित और पसमानदा और बैकवर्ड कम्युनिटीज के साथ और अल्पसंख्यक अकलियतों के साथ जोड़कर काम करने वाला तंजीम नहीं था। तो मतलब आपके साथ मुसलमानों के अलावा जो दीगर माइनॉरिटीज है वो भी हैं, दलित पसमानदा भी हैं, कितनी तादाद में सब इनका आपको सपोर्ट मिल रहा है? एक दूसरा चंद तंजीम है ये मुसलमानों का ये क्या इबादत में और क्या बोलते इसको मामलात में या मिल्ली सरगर्मियां में शरीयत बचाओ तहरीक, जी वो ऐसा काम करने वाला तंजीम है। और चंद तंजीम पॉलिटिकल फील्ड में गौर करने के लिए काम करने वाला तंजीम भी है और समाजी तौर पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन समाजी तौर पर इकोनॉमिक इक्तिसादी तौर पर और उसी वक्त सियासी तौर पर और पूरे मुसलमानों का और हिंदुस्तान का पूरा मसाइल एक साथ रखकर काम करने वाला तंजीम नहीं था। ये पूरा हम तो बहुत ज्यादा तंजीमों को देख सकते हैं कि अब तो मालूम होगा चंद पॉलिटिकल पार्टियां, ये पॉलिटिकल में एक इलाका में है, असम में होगा, केरला में मलबार में होगा और ऐसा हैदराबाद में होगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में फैलाया हुआ एक तंजीम, पूरे हिंदुस्तान को एक नजर में देखने वाला एक पार्टी नहीं था। नंबर 2, इसमें पार्टी में अंदरूनी जमहूरियत नहीं है, जो एक मरतबा बन गया तो वही हमेशा है जमहूरियत, डेमोक्रेसी और खानदानी पार्टियां हैं, पूरे खानदानी पार्टियां हैं। अब इसमें ये ऐसा नहीं है पॉपुलर फ्रंट। PFI का निजाम तंजीमी ढांचा क्या है? मतलब वहाँ जो एक आप चेयरमैन बने तो आप हमेशा रहेंगे या वे इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, मेंबर साजी का क्या है, वो हमारे नाज़रीन का कुछ बताइए। हमें ऐसा नहीं है। मैं तो शुरुआत में मैं था चेयरमैन जी 1992 में शुरुआत में। अच्छा, ये जो तहरीक है पूरी, इसके बानी कौन है? स्पीकर को लाने वाले के कैसा ढांचा होना चाहिए? बानी ऐसा नहीं है। अच्छा, ये एक बानी बनाया हुआ तंजीम नहीं है, ये बनाया हुआ नहीं है, क्या बोलते इसको, आया हुआ तंजीम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुन बताया है, उस वक्त हुआ है, ऐसा तंजीम है। एक्चुअली हमारा उस वक्त का माहौल देखकर दुख और क्या दर्द उस वक्त का माहौल बहुत बड़ा कम्युनल फिरकावाना फसादात बहुत। इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश के अल्फाज इजाजत है आपको मुकम्मल। कम्युनल राइट्स था बहुत ज्यादा हर जगह हिंदुस्तान में। केरला में भी आ गया, एक मस्जिद में आकर मौलाना को मार दिया, और दूसरा एक बूढ़ा वाला एक मौलाना नमाज सुबह फजर नमाज पढ़ने के लिए जाने के वक्त मारा गया। और त्रिवेंद्रम में एक मस्जिद में आकर 2 मौलाना को मारा गया। ऐसा ये एक चल पड़ा। ये एक कम्युनल राइट्स नहीं है, लेकिन एक इंडिविजुअल डराने की, खौफजदा करने की एक साजिश। तो वो मैं तंजीमी ढांचे के बारे में पूछ रहा था कि आपका जो तंजीमी ढांचा है वो किस तरह है? जो तंजीमी जो स्ट्रक्चर है PFI का, ओके, वो उस वक्त हम तो वहाँ शुरू किया है, एक आदमी नहीं शुरू किया है, मैं बनाया हुआ तंजीम नहीं है, कई आदमी ने मिल करके बनाया। 17 लोग शुरू किया है, 17 लोग, उस वक्त 17 लोग था। ये 16 लोग मेरे हाथ में पकड़कर ये लोग बताया है बैत की, और ये लोग क्या एक
क्या बोलते हैं ओथ लगाया था। हम तो इस तंजीम के लिए, इस्लाम मतलब मुस्लिमों के लिए और इस्लाम के लिए क्या करना है वो करने के लिए तैयार है। हमारा सोच इसके लिए होगा, हमारा काम इसके लिए होगा, हमारा जान इसके लिए है और हमारा जिंदगी भी इसके लिए देने के लिए तैयार है। ऐसा एक ओथ उस वक्त। लेकिन ये हमारा हर 2 साल में इलेक्शन होता है, हर 2 साल ये इलेक्शन हो जाएगा। ये पहले चेयरमैन में था और नेक्स्ट टाइम भी मैं था और बाद में दो इसके बाद 2 टर्म के बाद दूसरा आदमी चेयरमैन और फिर मैं अगेन आपकी कारकर्दगी मतलब अच्छी मानी जा रही है। और नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरे लोग से मतलब दोस्तों लोगों को लगता है इसलिए आपको बना रहे। हम तो ऐसा कहते हैं कि आप हम हमारे ब्रदर्स कहेंगे आप आगे चलो, मैं और हमारे जिम्मेदार आगे चलेंगे और स्टॉप आप पीछे करो, हम ऐसा करके पीछे जाएंगे। इसमें कोई ये नहीं है मैं तो पहला चेयरमैन में हूँ इसलिए मुझसे मिला है, ये है ऐसा कुछ नहीं है। और क्या ये है। और हमारा अभी क्या है, अभी 3 साल है लास्ट फर्स्ट में मेरा चेयरमैन पॉपुलर फ्रंट का फर्स्ट चेयरमैन, और पहले शुरुआत में एनडीएफ था उसका चेयरमैन में था पहले, और पॉपुलर फ्रंट बनाया है उसका पहले चेयरमैन में था, फिर दो टर्म में मैं था और उसके बाद दूसरा एक मेरा एक अच्छा और क्या बहुत सलाहियत वाला दूसरा एक आदमी आ गया। अच्छा ये बताइए चेयरमैन साहब कि पीएफआई की कई सारी विंग है, तो कितनी विंग है वो आप बताएं, और एक कि उनसे आपकी जो कनेक्टिविटी है किस तरह आप उनको डील करते हैं, किस तरह उसका आप काम करते हैं, और पीएफआई से ज्यादा जो पब्लिक में मशहूर है आपकी जो पोलिटिकल विंग है एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो इस बारे में जरा हमारे एक्चुअली ये पूरा हमारा विंग नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग है मीन्स क्या सब सेपरेट है, अलग अलग है। कितने होंगे कुल? ये पार्टी है एसडीपीआई में हमारा पूरा मेंबर्स एसडीपीआई में शामिल है, और दूसरा भी है बहुत ज्यादा लोग हैं इसमें, मुसलमान हैं, हिंदू से, क्रिश्चियन से, आदिवासी से और दलित से, बहुत सब है एसडीपीआई में बहुत ज्यादा लोग हैं। और ये हमारा एक विंग नहीं है, हम पॉपुलर फ्रंट इसके साथ आप उसको सपोर्ट करते हैं और उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। ये है। दूसरा हमारा इमामों का एक तंजीम है, मौलाना लोग और इमामों पे ऑल इंडिया इमाम काउंसिल भी, ये भी हम सपोर्ट करते हैं, हमारा विंग नहीं है, उसमें भी बहुत बड़ा उलेमा लोग हैं, इसमें लीडरशिप में भी है, लेकिन हम तो सपोर्ट करते हैं ऐसा। और लेडीज विंग है, नेशनल वुमेन फ्रंट, इंडिया वुमेन NWF नेशनल वुमेन्स फ्रंट, वो भी ऐसा है, कैंपस फ्रंट है, वो भी ऐसा। इस तरह के कुछ कितनी ऐसी तंजीमें हैं जिनको आप सपोर्ट करते हैं? कैंपस फ्रंट, विमेन्स फ्रंट और ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल और एसडीपीआई, और दूसरा भी लॉयर्स नेटवर्क है, और बहुत सारा। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब ने तंजीम के बारे में बताया। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी तंजीम पर कई तरह के इल्जाम है कि आपने कई दहशतगर्दाना वाकयात से आपको जोड़ कर देखा गया है, कि आपने बम ब्लास्ट किया आपकी तंजीम के मेंबरान ने, उस तरह के इल्जाम है। झारखंड में भी इल्जाम लगा, तो ये क्या कहेंगे अपने इल्जाम के बारे में? इल्जाम बहुत बड़ा एक सफेद झूठ है, इसमें हम कहीं जगह बम ब्लास्ट नहीं किया है,
कहीं अभी तक ये नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये क्या है? ये लेकिन आप मुझे मारने के लिए आ गया है तो मैं डिफेंस करूंगा, और मैं उसमें मुझे ताकत है तो मैं वापस दूंगा। ये तो हिंदुस्तान का कानून बेस है। ये हम करेंगे, दूसरा कुछ नहीं हम करेंगे। ये बेकसूर बेगुनाह लोगों को कातिल करने की क्या मिलेगा? ये हमारा ये आइडियोलॉजी नहीं है। और हम मुसलमानों का ताकतवर एम्पावर करने, तकवीत करने के वक्त तकवीत करने का इरादा है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसी वक्त इसका एक और मकसद भी है, ये नेशन का, हमारे मुल्क का तकवीत भी है, मुल्क की तरक्की भी है, मुल्क की तरक्की भी है। ये एक्चुअली यू नो दैट हमारा एक 4 और 5 और इतना बहुत ज्यादा कास्ट और कम्युनिटीज है। ये एक कम्युनिटी बहुत पीछे है तो कैसे चलेगा मुल्क? एक टायर में हवा नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगा? इसलिए वो टायर में हम हवा भरने के लिए काम कर रहे हैं। ये काम क्यों के लिए? ये गाड़ी चलने के लिए और चलाने के लिए। जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट लगाई थी, टाइम्स नाउ पे भी खबर चली थी, कहा गया था कि आप पर पाबंदी का ड्राफ्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। तो क्या पूरा मामला था वो बताइए। ये हमारा मामला नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया और दीगर ये लोगों का मामला है, हमारा मामला नहीं है। ये एक पाबंदी लगाने के लिए एक गवर्नमेंट, बहुत जिम्मेदार गवर्नमेंट होना चाहिए। हर बाशिंदों के साथ इंसाफ दिखाना चाहिए, हर बाशिंदों के साथ ये इंसाफ दिखाना चाहिए। और ये हम तो एक बीजेपी या आरएसएस, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस, हर हुकूमत से हम ये इंतजार करते हैं। और हम तो ये हमेशा ये इसमें हम तो क्या बोलते हैं इसको, वी एक्सपेक्ट, उम्मीद करते हैं, हमारा उम्मीद वो है। लेकिन एक गवर्नमेंट को क्या करना है वो कर सकते हैं, ये ठीक नहीं होगा इन सम केसेस। सो ऐसा है ये हम तो लोग क्या बोलते इसको, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम है। ये इल्जाम सबसे ज्यादा इल्जाम कौन लगाते हैं उसके ऊपर है, इल्जाम नहीं है, हकीकत में है। लोगों को मारने के केरला में हमारे ऊपर ये हम तो 4 केसेस है। ये केसेस क्या है? 4 केसेस, सिर्फ 4 केसेस ये है। लेकिन हमारा बीजेपी कितने लोगों को मारा दिया केरला में। और सीपीएम, हाउ मेनी पीपल दे आर किल्ड इन केरला? बट 1 और 2 हमारे ऊपर भी है। ये कोर्ट में है, कोर्ट फैसला लेना है। और एक प्रोफेसर का हाथ से काटने का एक इल्जाम भी है। ये एक लोकल इश्यू है। ये लोकल इश्यू को नेशनल इश्यू बना दिया गया, दुनिया का सबसे बड़ा इश्यू बनाकर पीएफआई को। ये लोग पीएफआई से एक्चुअली यू नो दैट लास्ट वीक आरएसएस एक सीपीएम वर्कर का हाथ और लेग पूरा काट किया है। इसमें कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और सीपीएम लास्ट वीक कांग्रेसमैन का कत्ल किया है। अच्छा, आपकी जो पीएफआई है उससे ये बीजेपी, ये हुकूमत के लोग क्यों इतने खाइफ हैं? क्यों आपको बैन करना चाहते हैं? और झारखंड में consistently we are criticizing this fascism, Hindutva fascism. We are not against Hinduism or Hindus. We are against Hindutva fascism. We are against, dead against. Yeah. There is तो कोई शक नहीं है। ये हम तो हमेशा ये करते हैं और हम फैलाते हैं। मुसलमानों को अंदर
मुसलमानों में एक उम्मीद पैदा करने में हमने कामयाब हैं। और झारखंड में क्या है, झारखंड में ये लिंचिंग केसेस है ना जी, ये लिंचिंग 4 लिंचिंग केसेस है। ये लिंचिंग केसेस का केसेस हम आप चलाते हैं कोर्ट में जी। ये है एक प्रॉब्लम। इसी वजह से उन्होंने बैन लगा दिया। तो बैन किस तरह उन्होंने लगाया, कोई नोटिस आपको भेजा है? कुछ नहीं मिला है अभी तक। फिर कैसे आपको पता चला कि बैन हो गई? क्या कैसा पता नहीं, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं मिला है। तो फिर आपकी ही ऑफिस से प्रेस रिलीज आई है कि ये खबर मिल रही कि वहाँ हमारी PFI को बैन कर दिया है। Actually, you know that it is was in the official site of Chief Minister. ओह, आ गया है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है कि बैन कर दिया। हाँ, बैन कर दिया है। और इसके बाद कुछ इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन कल ये लोग हमारे ऑफिस नहीं है, ऑफिस छोड़ तो लास्ट मंथ हम तो छोड़ दिया है, गया ऑफिस में आकर सील करके गया है। अच्छा, ऑफिस में सील कर दी गई है ये फुलिश है। और चंद हमारे घरों में, हमारे ब्रदर्स का वर्कर्स का घरों में आकर रेड ऐसा करके आधार मिला है। आधार हर जगह में आधार मिला है। आधार नहीं है तो ये बहुत बड़ा इल्जाम होगा। इनको आधार भी नहीं है, वो पक्का आतंकवादी है ये बोलेंगे। लेकिन आधार मिला है, ये आधार मिला है। क्या है? आधार मिलेगा, पासपोर्ट मिलेगा, आधार मिलेगा तो आईडी प्रूफ है, और हमारा पोस्टर भी मिल जाएगा। ये खुफिया काम नहीं है। ये इतना बड़ा वाकया पेश है, मतलब बहुत बड़ी खबर है कि एक रियासत में PFI को बैन कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर की वेबसाइट पर इत्तला आ रही है। तो किसी मुस्लिम तंजीम ने, किसी मुस्लिम कायद ने इस सिलसिले में आपसे कोई राब्ता किया या कोई प्रेस रिलीज जारी करके या मीडिया का सहारा लेकर के इसे कंडम किया है? ये अभी तक नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं आया, इसलिए होगा। मतलब कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं आया है, इस वजह से उनकी तरफ से कोई रद्द ऐसा देखने में आ रहा है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, तो जो यंग तबका है, जो नौजवान लोग जुड़े हुए, जो पुरानी तंजीमें हैं पहले से, उनमें और आपके दरमियान बजाहिर कोई तालमेल नजर नहीं आता है। क्या ये सच है या ऐसा हमें नजर आता है लोगों को? आपने PFI का एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे याद है 2017 के आखिर में दिल्ली के शास्त्री पार्क में, तो बहुत बड़ी गैदरिंग आपने जमा की थी। लेकिन उसमें भी जो पुरानी मुस्लिम तंजीमें हैं उसके कोई कायद वहां नहीं आए थे, आपकी इन्विटेशन में भी उनका नाम नहीं था। ये एक्चुअली यू नो दैट चंद लोग क्या एक लोगों के मतलब मैं ये दिल में एक खौफ है। मतलब आपने उन्हें इनवाइट किया था, वो आए नहीं, आपने उन्हें दावत नहीं, हम तो इस प्रोग्राम में इनवाइट नहीं किया है। मैंने वहां एक तंजीम को मैंने कहा, तंजीम के लीडर को मिलकर मैंने कहा, आप आएंगे तो हम बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, नहीं आएंगे तो इनवाइट नहीं करेंगे। वो हंसता है, मैं भी हंसता, वापस आ गया। मतलब उन लोगों का ये और एक और चीज है, ये एक बहुत ज्यादा शॉप से है यहाँ जी, ये शॉप का ये कपड़ा का शॉप है, बड़ा शॉप है। इसमें आकर एक नौजवान और एक छोटा बच्चा है, आकर एक दूसरा एक अलग शॉप खोल के आए, तो इसके इन लोगों के अंदर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम पैदा होती है। ये है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी तंजीमें हैं, तो इनको PFI का वजूद गवारा नहीं है, कुछ आप लोग काम ना करें। मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको इनवाइट करेंगे, नहीं आएंगे। आपने बात भी करने की कोशिश की, जिस वजह से उन्हें हम तो पहले बहुत ज्यादा पूरा तंजीमों को हम बुलाता था जी। चंद लोग आया था, लेकिन ये इसमें तंजीम में भी हमारा मजलिस मुशावरा का फॉर्मर प्रेसिडेंट आ गया था, जफरुल इस्लाम का। वो आज दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन भी है।
जी। और फॉर्मर माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन मेरा कमाल फारूकी साहब आ गए, कमाल फारूकी साहब, और बहुत ज्यादा लोग आ गए। नहीं, ये सब थे जो पुराने जो अहम तंजीमें कहलाती है उनकी नुमाइश। सवाल भी उठा था कि पीएफआई ने इनको क्यों नहीं बुलाया, तो उस वक्त मेरी आपसे बात नहीं हो सकी थी, तो कि आपने उन्हें बुलाना चाहा, वो नहीं आया, या सिरे से उनसे कोई रास्ता ही नहीं? हम तो पहले से बहुत ज्यादा पहले से बुलाते हुए आ रहे थे, लेकिन ऐसा आ रहे नहीं थे, इसलिए हम लोग इस वक्त हमको कुछ बोलना है, हम भी कुछ बोलने के लिए हम भी कुछ कहेंगे। ये कहने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाया था। इसमें दूसरों को बुलाकर और हमको कहने का कोई ये नहीं मिलेगा, गुंजाइश नहीं मिलेगा, इसलिए होगा। आपने बहुत सारी बात की, एक और आखिर सवाल कर लेते हैं कि आपके पीएफआई का एक अपना यूनिकोड है जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, और आपकी तादाद बढ़ती जा रही है, बहुत कम मुद्दत में पूरे मुल्क में आप फैल गए हैं, तो ये किस तरह काम करते हैं, और लोग आपसे अगर जुड़ना चाहें पीएफआई से तो उसकी क्या शक्लें होती है, वो बताइए। हम तो हमारा एक मकसद है जी, ये मकसद के लिए काम करने के लिए हम तैयार हैं, और इसके लिए हम तो हमारा जान देने के लिए तैयार है, जिंदगी देने के लिए तैयार है। इसके लिए हम हमेशा हमारे सिर में ये सपना है, ये क्या बोलते इसको, ये ख्वाहिश है और ये सपना है। हम तो वो मकसद पहुंचना है, ये मकसद पहुंचने के लिए हर वक्त हम सोचते हैं, और ये हमारा सोने के वक्त का सपना नहीं है, जागने के वक्त का सपना है। ये सपना हकीकत में आ जाएगा। ये दूसरा सपना क्या, वो ये सोने के वक्त में भी ये और टूट कर चले जाएगा, लेकिन जागने के वक्त हम देखने वाला सपना वो हकीकत में आ जाएगा। ऐसा ये है हमारा सपना, हमारा मकसद, हमारा। इसके लिए हम पूरा, हमारा एक आदमी नहीं है इसमें एक आदमी नहीं है, एक चेयरमैन बहुत बड़ा पोजीशन में नहीं, एक खादिम जैसे काम करने वाला है, होना चाहिए। मैं नहीं, दूसरा भी आ गया है तो वो भी ऐसा होना चाहिए। कायदुल कौमी खादिम, सैयदुल कौमी खादिम। तो मुसलमानों के लिए, नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है? डरना मत। और एक और इसी में सवाल जोड़ दो कि जो मुल्क जो मौजूदा हालात है उसमें मुसलमान बिल्कुल डरे हुए हैं, खौफजदा है, इतने ज्यादा लिंचिंग के वाकयात पेश आए हैं, मतलब आज कोई घर से निकलता है तो खौफ महसूस होता है। तो क्या पैगाम है इन हालात में? मुस्लिम लोग को लग रहा है कि अगर अगली मरतबा यही हुकूमत अगर बन गई तो मुल्क के हालात और खराब हो जाएंगे, दस्तूर भी बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी इशारा दे दिया है इसका। ये है, बहुत चीजें हैं, लेकिन फाशिज्म इसका बहुत जुल्म के साथ ज्यादा जमाने में कामयाब नहीं है और जिंदा नहीं है। ये हिटलर को क्या हुआ है, और हिटलर के रास्ते में है हमारा ये गवर्नमेंट, इसको भी इतना ज्यादा नहीं जा सकता। और दूसरा ये है कि हम तो दूसरों के ऊपर हम तो डरना नहीं, खौफ नहीं होना चाहिए, बुज़दिली नहीं होना चाहिए, और बहुत हिम्मत के साथ काम करना चाहिए। और दूसरा, हम तो हमारा नीयत के ऊपर मरने के लिए तैयार है, तो हम लिंचिंग ऐसा नहीं, शहादत मरने के लिए नहीं, शहीद होने के लिए नीयत के मुताबिक शहीद होने के लिए तैयार है, तो हम नहीं मारेंगे इसको। एक और सवाल, कर्नाटक में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है, खबर है कि एसडीपीआई भी इलेक्शन में हिस्सा लेगी, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या आप तन्हा इलेक्शन लड़ेंगे या कांग्रेस से इत्तेहाद करने की कोशिश करेंगे? MIM भी आ रही है, तो क्या प्लान है कर्नाटक के बारे में? कर्नाटक का मुझे इतना ज्यादा मालूमात नहीं है,
फिर भी हम लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी को हारने के लिए क्या कर सकते हैं वो हम करेंगे। लेकिन एक कांग्रेस और दीगर पार्टियां एक चीज इन लोगों को समझना चाहिए कि ये बीजेपी को हराना सिर्फ मुसलमानों का जिम्मेदारी नहीं है। हर सेकुलर पार्टियों का, हर बाशिंदों का जिम्मेदारी है बीजेपी को हराना है। ये फाशिस्ट है, ये ऑटोक्रेसी लाने का कोशिश में है, इसको हराना है। इसके लिए आपस में ताल्लुकात चाहिए। हम तो हमारा पूरा चीजें लेकर वहां जाकर क्या सिलेंडर कर देते। अच्छा, आखिरी सवाल करेंगे, फिर बहस करेंगे, वक्त बहुत कम है, नाश्ता भी कितना जाना है। कितना कि ये बाबरी मस्जिद के मसले पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन असासी में आप भी शामिल गए, वहां जो कुछ हुआ और एक मौलाना जो रुकन थे वो अलग नजरिया पेश कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं, या किस PFI का क्या नजरिया है, क्या अदलिया में हल हो या अदलिया के बाहर हल किया जाए? जो लोग इस तरह की कोशिश कर रहे हैं उसका मकसद क्या है? पर्सनल बोर्ड क्या फैसला लिया है वो है, अदलिया के बाद बाहर कुछ नहीं कर सकता। अभी क्या है, अभी टाइटल सूट सुप्रीम कोर्ट में, इसमें आने दो। और एक चीज, ये बाबरी मस्जिद एक रियल एस्टेट इश्यू नहीं है, ये समझना चाहिए। मैंने कहा वो आदमी को, ये रियल एस्टेट इश्यू नहीं है और एक फिकी मसला का प्रॉब्लम भी नहीं है। ऐसा गलत फहमी नहीं होना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है और बहुत बड़ा साजिश है, ये हम तो पहचान नहीं कर सकता है। तो हम क्या, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? आपने कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि आप तुम सियासी मैदान में काम करने वाला है, इसलिए आपको ऐसा कर सकते हैं। मैं शरीयत के मैदान में हूँ। मैंने कहा आप दोनों मैदान में नहीं हैं। शुक्रिया नाजरीन, यह थे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन जनाब ई अबू बकर साहब, जिन्होंने तफसील से बताया PFI के बारे में, अपने ऊपर लगे इल्जाम का जवाब भी दिया और मुस्लिम इश्यूज से मुताल्लिक तफसीली बातचीत की। बहुत शुक्रिया मिलत टाइम्स को कीमती वक्त देने के लिए।